हेलो स्टूडेंट्स, एक और कोशिश की आपके बड़े भाई ने अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी 22 मार्क्स की होगी वहां से मैंने 10 सवाल मैंने अपनी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सोचा कि ये सवाल आ सकते हैं और लगभग यहां से आपको एग्जाम में 101% सवाल मिलेंगे बेटा। ठीक है, सभी ना मिले लेकिन बहुत कुछ यहां से मिलेगा। तो कोशिश तो की, अब देखते हैं कोशिश कितनी सफलता रंग लाती है। तो देखते हैं इसमें पहला सवाल कौन सा है कि कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है या ऐसे आएगा कि कहानी के कथानक पर प्रकाश डालिए। क्योंकि आप लोगों को पता है किसी भी कहानी का जो केंद्र बिंदु होता है वो कथानक होता है, वही कथानक कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। बिना कथन के, या कहते हैं ना, बिना किसी घटना के कोई भी कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़ना। इसे प्रारंभिक नक्शा भी कहते हैं कथानक को हम लोग। तो अच्छे से पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक दो बार पढ़ लेना और चले जाना है आप लोगों को। नंबर 2 है कहानी में द्वंद्व के बारे में बताना। ये बड़ा गजब का सवाल लगता है मुझे, ये आ सकता है 2 नंबर का सवाल। आप लोगों को याद है अभी मैंने बताया था कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, लेकिन कथानक को आगे बढ़ाने का कार्य किसका है? देखो, केंद्र बिंदु कथानक होता है, लेकिन कहानी में द्वंद्व जो होता है, द्वंद्व का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता भी बनाए रखता है। द्वंद्व 2 विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं तथा अंतर्द्वंद के कारण पैदा होता है। कहानी की जो शर्त होती है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए समाप्त हो जाए, यह द्वंद्व के कारण ऐसा पूर्ण होता है। यह सवाल बहुत अच्छा है बेटा, आ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन किस प्रकार किया? आपको याद होगा उल्टा पिरामिड शैली 19वीं शताब्दी के मध्य में आई, अमेरिका के गृह युद्ध के समय। उससे पहले टेलीग्राफ के द्वारा भेजा ही जाता था, जो दुर्लभ अनियमित होता था। लेकिन उल्टा पिरामिड शैली पूछा गया है तो यह 3 पार्टों में डिवाइड होता है। इंट्रो मुखड़ा पहला, और दूसरा बॉडी व निकाय, तीसरा समापन होता है। और इसमें 6 सवालों में 6 ककारों का जवाब दिया जाता है। क्लाइमैक्स शुरू में ही लिखा जाता है, जिसको पहला पार्ट मैंने बताया था इंट्रो या मुखड़ा में, जिसमें कौन कौन से, क्या हुआ, कब हुआ, किसने किया और कहाँ हुआ, इन 4 सवालों का जवाब दिया जाता है, जो सूचना तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये चारों के चारों ककार। अंतिम 2 क्यों और कैसे जो ककार या सवाल होते हैं, उनका जो प्रयोग होता है, आप लोगों को याद होगा, जो सेकंड पार्ट था वो था बॉडी और निकाय, और ये था हमारा समापन। इन 2 में इनका प्रयोग किया जाता है। तो देख लेना, जो मैंने समझा वही लिखा है, एक बार पढ़ करके चले जाना है। फीचर लेखन और समाचार लेखन में अंतर क्या है? आप लोगों को याद रखना है, फीचर लेखन में कोई एक निश्चित शैली नहीं होती है, लेकिन मैं बात करूं तो समाचार लेखन की एक उल्टा पिरामिड शैली, फिक्स शैली होती है। लेकिन वैसे तो हम लोग इसे कथात्मक शैली में लिख सकते हैं। फीचर में कोई शब्द सीमा की कोई सीमा नहीं होती है शब्दों की। वैसे 250 से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं, लेकिन इसमें बंदिश होती है कि इतने शब्दों में आप इसे लिखेंगे इस घटना को। इसमें जो पत्रकार होता है वह अपने कल्पना आदि विचारों का आदि का प्रयोग कर सकता है, ग्राफिक्स रेखांकन आदि का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एक कमी है कि यह तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता है, और ये कराता है। फीचर एक सुव्यवस्थित आत्मनिष्ठ सृजनात्मक लेखन होता है, जिसका मुख्य प्रयोजन कारण जो होता है, उद्देश्य जो होता है, वो क्या होता है? पाठकों का मनोरंजन करना, उसके साथ साथ शिक्षा देना और सूचना देने का कार्य भी करता है। ये अंतर आप लोग लिख देना। नेक्स्ट है विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार का होता है? विशेष रिपोर्ट होता क्या है? किसी भी रिपोर्ट के बारे में गहरी छानबीन करके पाठकों तक पहुंचा देना, समाचार लिख देना, ऐसा वह विशेष रिपोर्ट होता है। विशेष रिपोर्ट मुख्य रूप से निम्नलिखित होते हैं, जैसे खोजी रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जिसे कहा जाता है, जिसका प्रयोग ऐसी रिपोर्ट होती है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं होती है, जिसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहा जाता है, जिसके बारे में गहरी छानबीन करके फिर पाठकों तक पहुंचाया जाता है। और यह रिपोर्ट अनियमितताओं, गड़बड़ियों, भ्रष्टाचार आदि को उजागर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होता है? ऐसी रिपोर्ट जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध थी और उसके बारे में गहरी छानबीन करके पाठकों तक उपलब्ध करा देना। विश्लेषणात्मक, इसमें घटना के विश्लेषण और व्याख्या पर जोर दिया जाता है। विवरणात्मक में विवरण यानी कि विस्तृत रूप से बारीकी से इसका उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके फिर पाठकों तक पहुंचाया जाता है। ये होगा बीट रिपोर्टिंग। विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होता है? देखो, बीट रिपोर्टिंग क्या होता है? एक सामान्य रिपोर्टिंग होता है, एक सामान्य पत्रकार करता है, और जो बीट रिपोर्टिंग करता है उसे संवाददाता कहते हैं। विशेषीकृत क्या होता है? किसी भी रिपोर्ट के बारे में गहरी छानबीन करके फिर रिपोर्ट को प्रकाशित कराना विशेषीकृत होता है। और ये जो रिपोर्टर करता है या पत्रकार जो करता है उसे विशेष संवाददाता के नाम से हम लोग जानते हैं।
पत्रकार कितने तरह के होते हैं? पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का संबंध किसी भी अखबार से नहीं होता है, वो भुगतान के आधार पर खबरें छापता रहता है। लेकिन पूर्णकालिक, अंशकालिक किसी भी समाचार पत्र में या किसी भी अखबार में सामान्य जो खबर लिखते हैं ये पूर्णकालिक और अंशकालिक लिखते हैं। पूर्णकालिक होता है यह नियमित वेतन भोगी होता है, और अंशकालिक जिसे स्ट्रिंगर भी कहते हैं हम लोग, यह निश्चित मानदेय वाला व्यक्ति होता है। ये मैंने एक रचनात्मक लेखन लिखा है जो आपके 6 नंबर का आएगा। ये बेटा आ सकता है, इसलिए मैंने इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। खेल में मेरी रुचि, ज्यों का त्यों आ जाए तो ज्यों का त्यों लिख देना, 6 के 6 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है? देखो ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है। और पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है? अखबार का जो पेज नंबर 3 होता है ना, जिसमें सेलिब्रिटी होती हैं, अभिनेता अभिनेत्रियों, उनके बारे में खास खास खबरें लिखी जाती हैं, जो आप लोग, हम लोग, कोई भी हो, लगभग व्यक्ति उनके बारे में पढ़ने इच्छुक होता है, उन्हीं की जैसा करने का कोशिश करता है। कहते हैं ना, जॉन इब्राहिम ने किस प्रकार से अपनी बॉडी को फिट रखा है, जानिए उपाय, या बताते हैं वो कैसे रखते हैं, तो वो चीज़ें इसमें लिखी जाती है। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय किन मुख्य रूप से कितनी बातों को ध्यान में 3 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। कहानी सिर्फ घटना प्रधान न हो, उसकी अवधि बहुत ज़्यादा न हो, पात्रों की संख्या सीमित न हो। अब जितने नंबर को पूछा जाए उसके आधार पर आप लोग ये लिख देना। कैप्टिव ऑडियंस क्या होती है? जानते हो आप लोग? किसी सिनेमा हॉल में आपने मूवी देखी है, वो कैप्टिव ऑडियंस होता है, जो एक दूसरे को नहीं जानते फिर भी एक जगह बैठ करके प्रेक्षागृह में फिर मूवी देखना, वो होता है कैप्टिव ऑडियंस। रेडियो की भाषा कैसी होनी? सरल एवं सहज होनी चाहिए, ऐसी होनी, क्योंकि श्रव्य माध्यम है। इसमें जो भी अस्तोस्ताक्षर, निम्नलिखित आदि शब्दों से बचना चाहिए। डॉलर और प्रतिशत चिन्हों को शब्दों में लिखना चाहिए। 1 से 10 तक की संख्याओं अंकों में लिखना चाहिए। 10 से ऊपर वाली संख्याओं को शब्दों में लिखना चाहिए। किसी जन्म तिथि को भी शब्दों में लिखना चाहिए। कोई लंबी सारी डिजिट है उसको भी शब्दों में लिखना चाहिए। और या आदि या लेकिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और या लेकिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किंतु परंतु आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मैं बात करूँ तो पंक्ति की जगह कतार शब्द का प्रयोग करना चाहिए। स्थानांतर की जगह तबादला शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग करना, ऐसी हमारी रेडियो की भाषा होनी चाहिए। द्वारा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब ये प्रिंट माध्यम, जो प्रिंट माध्यम है ना बेटा, ये 100% है। मुझे लग रहा है यहां से सवाल आएगा, ध्यान रखना, गजब का सवाल है। और एक और मेरे कहने से इंटरनेट वाला, इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट वाला इतिहास, वो भी आप लोग कर लेना। अब मैंने ये जो इसका बहुत अच्छा आंसर मैंने आप लोगों को 12 तारीख को जो सुबह 10 बजे अभिव्यक्ति और माध्यम की जो महामैराथन ली थी ना, उसमें पहला प्रिंट माध्यम है, और उसके बारे में फिक्स बताया गया था कि ये लाइनें, मुख्य शब्द आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर अच्छे से आपको लिखना, 4 के 4 नंबर प्राप्त करना है, तो वहां इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। देखना नहीं भूलना है। 12 तारीख को सुबह 10 बजे। और सेशन किस नाम से था? अभिव्यक्ति और माध्यम महामैराथन था। ठीक है बेटा, तो ये कुछ सवाल थे, जो 10 सवाल थे। उम्मीद करता हूं यहां से एग्जाम में आ जाए, और लगभग सवाल 2-3 तो आ ही जाएंगे बेटा। कोशिश की है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैं बार बार यही कहता हूं। तो ठीक है बेटा, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।